नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग YouTube के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, यूपीएससी और यूपीपीसीएस और अन्य स्टेट पीसीएस की। तो इसी सीरीज़ में हम लोग संस्कृति आईएएस संस्थान के पेपर सॉल्व कर रहे थे, जहां हम लोगों ने अब तक 14 आईएएस के पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आज हम उसी सीरीज़ में अगला यूपीएससी का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ओके मित्रों, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कतई कोई गुंजाइश नहीं है। प्रधानमंत्री का दायित्व है कि संघ और कार्यपालिका के प्रशासन संबंधी विनिश्चित राष्ट्रपति को सूचित करे। ये भी बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संविधान के विधि और परिरक्षण के संरक्षण में प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति केवल एक सभापति के तौर पर यानी राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य करता है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में यदि वह राष्ट्रपति के पद पर कार्य करना पड़ता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर वो केवल मैक्सिमम 6 माह के अंतराल पर ही यानी 6 माह तक ही राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। इसके अधिक कार्य करने के लिए उसे राष्ट्रपति बनना होगा, यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे पे आते हैं, प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वो सरकार के सारे दायित्वों को राष्ट्रपति को सूचित करे। ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संविधान के परिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन जाएंगे तो ऑप्शन आपके सी के अंतर्गत चला जाएगा। तीनों बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे किसी आपराधिक मामलों में अभियुक्तों के प्रतिवाद के लिए सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक है। 2, इसे भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे का अधिकार है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपराधिक मामलों के अभियुक्तों में प्रतिवाद करने में सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक है। इस संबंध में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महान्यायवादी के बारे में व्याख्या आर्टिकल 76 में की गई है और 76 में ये भी इंक्लूड किया गया है कि सरकार से अनुमति लेनी होगी, यानी ऑप्शन जो है हमारा पहला बिल्कुल सही है। दूसरे पे आते हैं, भारत सरकार के संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे का अधिकार होगा। तो भारत सरकार के समक्ष यदि देश के किसी भी उच्च न्यायालय में कोई बात रखनी हो तो महान्यायवादी ही सरकार की तरफ से रखेगा, यानी दोनों बातें बिल्कुल क्या हैं, स्पष्ट हैं। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शीघ्र, आसन और लागत प्रभावी सेवा, उत्तरदायित्व में वृद्धि, शासन का विस्तार, लोगों का सशक्तिकरण, उपरोक्त में से कितने ई शासन के लाभ हैं? ई शासन यानी इलेक्ट्रॉनिक शासन यानी कंप्यूटर या डिजिटल शासन। तो जैसा हम लोग जानते हैं डिजिटल शासन के संबंध में क्या क्या होंगे, तो शीघ्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आपको किसी मेल वगैरह पहुंचानी हो सरकार के कार्यालय में, मैसेज वगैरह, तो उसे ही हम ई शासन के तौर पर देखते हैं, जो कि त्वरित है, तेज़ है, बिल्कुल सही है, फ्रेंडली है, आसान है और लागत प्रभावी भी उसकी क्या है, कम होती है, यानी पहला बात बिल्कुल सही है। उत्तरदायित्व में वृद्धि हो रही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। शासन का विस्तार हुआ है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और लोगों का सशक्तिकरण है, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी चारों बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तीसरी अनुसूची में उल्लिखित प्रारूपों के अनुसार शपथ ग्रहण करता है। तीसरी अनुसूची में उल्लिखित प्रारूपों के अनुसार शपथ ग्रहण करता है। ओके। यह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के सभी व्यय से संबंधित खातों का ऑडिट कर सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि आपके आर्टिकल 148 में
व्याख्या की गई है, बताया गया है और यह तीसरी अनुसूची में वर्णित के अनुसार ही शपथ लेता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात पर ये संचित निधि बिल्कुल भारत के संचित निधि यानी आर्टिकल 267 के अंतर्गत संचित निधि और विधानसभा में ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी दोनों कथन हमारे क्या हैं, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, हाँ ऑप्शन के अलावा तीसरा पॉइंट और है, पद मुक्ति के पश्चात वह किसी भी सरकारी या न्यायिक समस्त न्यायालय निकाय में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, वो कतई स्वतंत्र नहीं है, इसके बारे में बात बिल्कुल गलत कही गई है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, 2 कथन सही हैं, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्या है 5, डिजिटल व्यक्ति डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत डेटा का सहमतिपूर्ण एवं वैध उपयोग, उद्देश्य की सीमा का निर्धारण, डेटा का असीमित एकत्रीकरण, जवाबदेही की प्रतिबद्धता से मुक्ति, उपरोक्त में से कितने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के सिद्धांतों में शामिल हैं। तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को अगस्त में राज्यसभा से मंजूरी हो गई है और ये बिल पारित हो चुका है। और इसके अंतर्गत यदि हम बात करेंगे तो डाटा के संसाधन और डेटा का न्यायोचित दायित्व, डेटा के सिद्धांतों की कर्तव्य, अधिकार, कर्तव्य, दायित्वों के उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड, उद्देश्य की सीमा का निर्धारण, जवाबदेही की प्रतिबद्धता, ठीक है, अध्यक्ष 7 सिद्धांतों पर कार्य करता है। क्या है 7 सिद्धांत? पहला है व्यक्तिगत आंकड़ों की सहमति और वैध पारदर्शीपूर्ण, व्यक्तिगत डेटा की सहमतिपूर्ण और वैध उपयोग, बिल्कुल सही है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा है न्यूनतम आंकड़ों का एकत्रीकरण, ठीक है, असीमित नहीं है, न्यूनतम की बात की गई है, ये बात गलत हो जाएगी, न्यूनतम की बात यहाँ पर की गई है। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं डेटा की सटीकता यानी जवाबदेही, डेटा भंडारण एकत्रीकरण की सीमा का निर्धारण किया गया है, ठीक है, उद्देश्य की सीमा का निर्धारण, जवाबदेहीता की प्रतिबद्धता, जवाबदेहीता की प्रतिबद्धता से मुक्ति नहीं है, उसकी प्रतिबद्धता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। उद्देश्य की सीमा का निर्धारण किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है, उद्देश्य की सीमा का निर्धारण किया गया, यानी 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं और 2 गलत हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लागत, अधिक लागत, गोपनीयता का खतरा, डिजिटल अंतराल, उपयुक्त में से कितनी ई शासन के समक्ष चुनौतियाँ हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें डिजिटल कितनी ई शासन के समक्ष चुनौतियाँ हैं, तो अधिक लागत होना ये एक चुनौती है, गोपनीयता का खतरा रहता है ये भी एक चुनौती है, और डिजिटल अंतराल है, ये तीनों क्या हैं? चुनौतियाँ हैं, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? सी जो है हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्या है, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परिसीमन आयोग अधिनियम अधिनियम के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करता है, निर्वाचन आयोग, ओके। दूसरा, निर्वाचन के संबंधित विवाद की जांच के लिए राष्ट्रपति के अधिकारी की नियुक्ति की सिफारिश कर सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें निर्वाचन आयोग के बारे में, जो ये स्टेटमेंट मित्रों दिए गए हैं, तो परिसीमन निर्धारण करने का काम निर्वाचन आयोग का है, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। दूसरे, निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो राष्ट्रपति की अधिकारी की नियुक्ति की सिफारिश नहीं करता, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कौन सा सही है? केवल 1 सही है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न पत्र है मित्रों ये, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्या है, सूचना के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी संकल्पना मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 से ली गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बिना कारण बताए कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कुछ हद तक
सूचना का अधिकार, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राइट टू नो, जो कि आर्टिकल 2005 में लागू हुआ। ठीक है, सूचना का अधिकार, इसकी संकल्पना मानव अधिकार की घोषणा की अंतर्गत ली गई है। बात बिल्कुल सही है। दूसरा, यह अधिनियम 2005 के तहत बिना कारण कोई भी बताए व्यक्ति सार्वजनिक विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देश की चुनावी व्यवस्था में लोगों के विश्वास और भरोसे को बनाए रखना, भारत की स्वायत्तता, स्वतंत्रता तथा अखंडता को बनाए रखना, चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सुधार के लिए तकनीकी अपनाना, सेवाओं के प्रभावकारी निष्पादन के लिए मानव संसाधन विकसित करना, उपरोक्त में से कितने निर्वाचन आयोग के संदर्भ में सही हैं? तो निर्वाचन आयोग के संदर्भ में बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर यदि हम देखें, निर्वाचन आयोग यानी पार्ट 15 में जो बात की गई है उसमें क्या है? देश की चुनावी व्यवस्था में लोगों को विश्वास को, भरोसे को बनाए रखना निर्वाचन आयोग का ही काम है। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता, स्वायत्त और अखंडता को बनाए रखना ये भी निर्वाचन आयोग का काम है। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया में संबंधित सुधार के लिए तकनीकी अपनाना ये भी बिल्कुल सही है। सेवाओं के प्रभावकारी निष्पादन के लिए मानव संसाधन विकसित करना ये भी बात बिल्कुल क्या है? सही है। यानी ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, और 10 जो किया गया है वो विकल्पों पर दिया गया है, और ये विकल्प दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार व्यक्तियों के मौलिक के पहले प्रदान किए गए अपने व्यक्तिगत डेटा को स्वयं के उद्देश्य के लिए अलग अलग सेवाओं में उपयोग हेतु पुनः प्राप्त करने और पुनः उपयोग करने का अधिकार देता है। कथन 2, भुला दिए जाने का अधिकार सामग्री को हटाने या मिटाने का अधिकार है। ठीक है, और ताकि आम नागरिक तक ऐसे डेटा सामग्री की पहुंच ना हो सके। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो मित्रों ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये कथन है वो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। व्याख्या जो है कि नहीं कर रहा है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं, और व्याख्या नहीं कर रहा है, ये बात बिल्कुल सही होगी, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, और देखते हैं क्या कह रहा है 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य मंत्रियों को मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जा सकता, पहला। दूसरा, कैबिनेट सचिवालय सीधे राष्ट्रपति के अधीन कार्य करते हैं। तीसरा, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा एवं लोकसभा में पारित पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो यदि हम यहाँ पर बात करें, मंत्रिपरिषद के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि मंत्रिपरिषद 2 तरह के मंत्री होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ठीक है, या उप मंत्री। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जा सकता, ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है, स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरे पे आते हैं, कैबिनेट सचिवालय सीधे राष्ट्रपति के अधीन नहीं होते हैं। कैबिनेट सचिवालय जो हैं वो क्या कहते हैं, आपके प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, न कि राष्ट्रपति के, यानी ये भी बात क्या है? बिल्कुल गलत होगा। क्या है? ये पीएम के अधीन क्या कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा उपराष्ट्रपति राज्यसभा। देखा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और 5 वर्ष से पहले उपराष्ट्रपति को अगर हटाना होता है तो राज्यसभा में एक पास करके केवल लोकसभा की सहमति ही चाहिए, पूर्ण बहुमत नहीं चाहिए। ये भी बात गलत हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। कोई भी कथन यहाँ पर सही जो है नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सेवा गुणवत्ता में सुधार। 2, नागरिक समाज की प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करना। 3, सेवाओं के वितरण में मापदंड का निर्धारण। उपरोक्त में से कितने नागरिक चार्टर के अंतर्गत उल्लिखित अधिकार हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। ठीक है, सेवा गुणवत्ता में सुधार, नागरिक समाज की प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करना, सेवाओं के वितरण में मापदंड का निर्धारण। उपरोक्त में से कितने नागरिक चार्टर के अंतर्गत उल्लिखित अधिकार हैं? तो नागरिक
चार्टर में अगर हम बात करें तो सेवा गुणवत्ता में सुधार, ये नागरिक चार्टर के अंतर्गत दस्तावेज में नहीं आता है। ठीक है, क्या दस्तावेज में ये नहीं आता है। नागरिक समाज प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करना, ये भी नहीं है। ठीक है, सेवाओं का वितरण में मापदंड, ये भी नहीं, यानी ये तीनों के तीनों क्या हैं, नागरिक चार्टर के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, अगर नागरिक चार्टर के बारे में बात करें तो यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसका मुख्य उद्देश्य किसी संस्था को पारदर्शी, जवाबदेही और नागरिक अनुकूल बनाना होता है। इसके माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना होता है। सुशासन इसका विकल्प होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी एक अधिकारों का दस्तावेज है ऐसी बात नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी बात सही नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या है 13 उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत के अनुसार मंत्रिमंडल का निर्णय सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होता है। दूसरा, संविधान में किसी भी मंत्री की कोई भी वैधिक जिम्मेदारी नहीं होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व के अनुसार मंत्रिमंडल के निर्णय पर सभी मंत्री पर बाध्यकारी है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी पहली बात हमारी क्या होगी, सही होगी। दूसरी, संविधान में किसी भी मंत्री के लिए कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं दी गई है, तो यहाँ वही बात ये सही है कि किसी भी प्रकार की विधिक जिम्मेदारी नहीं है। ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं, सही हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बताना है कौन सी बात सही नहीं है। तो जब ये बात है तो यहाँ पे एक भी विकल्प गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर और देखते हैं 14 क्या कह रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए भैया। पहला, संविधान द्वारा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। आयोग को सिविल न्यायालय के सभी शक्तियां एवं अधिकार प्राप्त हैं। सशस्त्र बलों के मानवाधिकार संबंधी मामलों में आयोग का अधिकार सीमित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन क्या है, सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार संविधान आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, तो संविधान में इसकी कोई चर्चा ही नहीं है, तो ऐसी बात ही नहीं होगी, यानी पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आयोग को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। सशस्त्र बलों के या मानवाधिकार संबंधी मामलों में आयोग का अधिकार सीमित है, ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। यानी स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या है 15 उसे देखते हैं। क्या है, टेथर्ड ड्रोन की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डेटा कैप्चर और टेलीमेट्री में उपयोगी है। इससे तकनीकी एवं मानवीय त्रुटि से होने वाली दुर्घटनाएं कम होती हैं। यह ग्राउंड स्टेशन पर विमान ड्रोन के बीच सुरक्षित संचार सुविधा उपलब्ध कराता है। इसमें GPS नेविगेशन की भी आवश्यकता होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पे यदि हम बात करें कितने कथन सही हैं, ऐसी बात की गई है, तो टेथर ड्रोन की विशेषताएं। टेथर ड्रोन क्या है, जरा इसको पहले समझ लेते हैं। ट्रैक ड्राइविंग सिमुलेटिंग खरीद के अनुबंध, यानी बंधा हुआ ड्रोन, ज़मीन से बंधा हुआ एक मानव रहित हवाई वाहन होता है टेथर ड्रोन, जिससे ज़मीन पर एक बेस स्टेशन और ड्रोन होता है और टेदर यानी केबल के माध्यम से स्टेशन से ये क्या होता है, जुड़ा होता है। तो इसमें यदि हम बात करते हैं, डेटा कैप्चर और टेलीमेट्री का उपयोगी होता है। क्या है, डेटा कैप्चर और टेलीमेट्री उपयोगी है, बात बिल्कुल सही है। इससे तकनीक और मानवीय त्रुटि होने की दुर्घटनाएं कम होती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। मानवीय तकनीक और दुर्घटना होने क्या है, कम है। यह ग्राउंड स्टेशन एवं ड्रोन के बीच संचार सुविधा उपलब्ध कराता है। यह ग्राउंड स्टेशन और संचार उपलब्ध कराता है। तीसरा, इसमें GPS नेविगेशन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं होती है इसकी आवश्यकता, यानी 3 सही हैं, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या है 16 इसे देखते हैं। मंत्रिमंडलीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने प्रादुर्भाव में ये समितियां गैर संवैधानिक हैं।
इनकी सदस्य संख्या 5 से कम नहीं हो सकती है। ये श्रम और प्रतिनिधि मंडल के विभाजन के सिद्धांतों पर आधारित हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, इसके बारे में बात की गई है। तो अपने प्रादुर्भाव में ये गैर संवैधानिक हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मंत्रिमंडलीय समितियां गैर संवैधानिक अथवा संवैधानेतर हैं। उल्लेख इसमें संविधान में नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इनकी सदस्य संख्या 5 से कम नहीं हो सकती। ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी सदस्य संख्या 5 से कम या 3 या 8 भी हो सकती है। ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ये श्रम प्रतिनिधिमंडल और विभाजन के सिद्धांत पर आधारित हैं। ये बात बिल्कुल सही है। श्रम प्रतिनिधिमंडल विभाजन पर आधारित हैं, यानी 2 स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान हो। इसका निर्वाचन से संबंधित विवादों पर फैसला उच्च न्यायालय में होता है। वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश वैध हों। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान हो। बिल्कुल ये बात सही है। इसके निर्वाचन के संबंधित विवादों का फैसला उच्च न्यायालय में होता है, उच्चतम न्यायालय में होता है। उच्च न्यायालय में नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। ये बात गलत है। यह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश वैध हों। ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन क्या है? बी हमारा सही होगा। 2 बातें यहाँ पर क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या है 18? इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है? नियमों में और कानूनों के कार्यान्वयन में उदारता, शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करना, शक्तियों के दुरुपयोग पर नियंत्रण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ठीक है, शासन में जवाबदेही के संबंधित हैं। क्या है? जवाबदेही को इंगित करने के लिए लोक कल्याणकारी कार्यों को बात की जाती है। शक्तियों का दुरुपयोग पर नियंत्रण होता है। भ्रष्टाचार, अनियमितताओं पर नियंत्रण होता है। जवाबदेही, नियमों और कानूनों के कार्यान्वयन में उदारता, शासन गुणवत्ता में वृद्धि। ठीक है, गुणवत्ता में वृद्धि होती है। शक्तियों का दुरुपयोग पर नियंत्रण होता है। ठीक, क्वेश्चन पूरा पढ़ें। आगे क्या दिया गया है पहले इसको भी जरा क्या है हम लोग देखें। उपरोक्त में से कितने शासन की जवाबदेहिता को प्रासंगिकता को संदर्भित करते हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने कर रहे हैं ये बताना है, यानी जवाबदेहिता को। तो शक्तियों के दुरुपयोग का नियंत्रण होता है, बात सही है। शासन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, ये भी बात सही है। नियमों और कानूनों के कार्यान्वयन में उदारता की इसमें कोई चर्चा नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बातें सही हैं? 2 बातें क्या होंगी? सही होंगी। कितनी बातें? 2 बातें, यानी ऑप्शन जो है वो बी है जो हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या है 19? उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल एवं समितियों की बैठक बुलाना, अंतर मंत्रालयीय समन्वय को बढ़ावा देना, चर्चाओं का रिकॉर्ड तैयार करना, मंत्रिमंडल और उनकी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करना। उपरोक्त में से कितने कैबिनेट सचिवालय के कार्य हैं? तो कैबिनेट सचिवालय के कार्य की अगर हम बात करें तो ये सभी कार्य कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या है 20? उसे देखते हैं। फुजीवारा प्रभाव यानी फुजीवारा इफेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 2 चक्रवातों की घूर्णी क्रिया का परिणाम है। इसमें परिवर्तित प्रक्षेप पथ के साथ वर्षा में कमी आती है। पहली बार इसे पश्चिमी प्रशांत महासागर में क्या है देखा गया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें सही हैं, तो अगस्त 2023 में पूर्वी प्रशांत महासागर और नासा द्वारा राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा संचालित GEO-16 द्वारा इसे लिया गया है। जब 2 तूफान या चक्रवात एक ही दिशा में घूमते हैं और एक साथ
लाए जाते हैं तो वे सामान्य केंद्र के चारों ओर तीव्र नृत्य करना शुरू कर देते हैं। इसे पुरजियारा प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो यानी पहली बात तो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। दूसरी बात पर चलते हैं। इसमें दो प्रक्षेपों के साथ वर्षा में कमी आती है, नहीं, इसमें वर्षा में कमी नहीं आती है, ये बात बिल्कुल गलत है। तीसरा है, पहली बार इसे पश्चिमी प्रशांत महासागर में देखा गया था, ये बात बिल्कुल सही है। तो कितने सही होंगे, दो बातें हमारी सही हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। 2, यह किसी लंबित विधेयक को पर संसद में संदेश भेज सकता है। 3, वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है। 4, यह महान्यायवादी की नियुक्ति एवं वेतन निर्धारित करता है। उपरोक्त में से कितनी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित हैं? तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां यहाँ पे बताना है। तो मित्रों, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की अगर हम बात करेंगे तो अनुदान में कोई भी सिफारिश उसके बिना नहीं हो सकती। ये राष्ट्रपति की क्या शक्ति है, ये राष्ट्रपति के मित्रों वित्तीय शक्ति है। कैसी है, वित्तीय शक्ति है। ठीक है, बात समझे यहाँ पर। नेक्स्ट क्या बात कह रहा है, यह किसी लंबित विधेयक को संदेश भेज सकता है, ये विधायी शक्ति है बिल्कुल। वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखाता है, तो वित्त आयोग, केंद्रीय महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, ये रिपोर्टें जो प्रस्तुत की जाती हैं ये उसकी विधायी शक्तियां हैं। तीसरा, यह महान्यायवादी की नियुक्ति और वेतन निर्धारित करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति और वेतन निर्धारित करना ये राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है, ये राष्ट्रपति की मेरे मित्रों कार्यकारी शक्ति है। कैसी शक्ति है, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है। बात समझे यहाँ पर। तो कितनी शक्तियाँ हैं, दो शक्तियाँ हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी जो है हमारी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या है, ग्राम न्यायालय के अधिनियम 2008 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की अदालत होगी। ओके, यह एक आरोपित व्यक्ति अपराध दंड के कम से कम के लिए आवेदन नहीं कर सकता। 3, इसमें न्यायाधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सहमति से राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की अदालत होगी, ये बात बिल्कुल सही है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत ये बात की गई है। दूसरा, यह आरोपित व्यक्ति के अपराध दंड को कम से कम करने का आवेदन नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। कम करने का आवेदन कर सकता है। इसमें न्यायाधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सहमति से राज्यपाल द्वारा की जाती है, नहीं, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। इसमें अगर नियुक्ति की अगर हम बात करें तो इसमें जो नियुक्ति होती है ग्राम अदालत न्यायाधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा की है, न कि राज्यपाल द्वारा। तो कितने सही है, एक सही है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 323 का के अनुसार केवल संसद ही अधिकरण का गठन कर सकती है। ओके, संयुक्त अधिकरण में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके, मूल संविधान के भाग 14 का में अधिकरण का प्रावधान है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो मित्रों यहाँ पर जो बात सही होगी अनुच्छेद 323 का के अनुसार संसद ही अधिकरण की नियुक्ति कर सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। संसद ही अधिकरण की नियुक्ति कर सकती है। संयुक्त अधिकरण सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। मूल संविधान में अधिकरण की जो बात की गई थी कोई प्रबंध ही नहीं था, मूल संविधान में अधिकरण का कोई भी प्रावधान नहीं था। जो अधिकरण की बात आई है वो आई है 42वें संविधान संशोधन से। कौन से संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन। मूल संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई। तो कितने सही हैं, दो सही हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ विचार करके जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ ठीक है,
तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 158 में राज्यपाल को पदमुक्त करने का कारणों का उल्लेख है। संविधान में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को राज्यपाल को हटाने के किसी भी कारण का उल्लेख 158 में नहीं है। वो इच्छा के अनुसार रहता है, जब इच्छा ऊब जाती है राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा, एक ही हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या है 25? प्रौद्योगिकी विकास निधि TDF योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल के रूप में रक्षा प्रौद्योगिकी पर आत्मनिर्भरता बढ़ाना देना है। ये बात बिल्कुल सही है, जैसा कि इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में ये डिस्क्लोज किया गया है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी रक्षा प्रौद्योगिकी के व्यापार में यानी निर्यात में देशों की श्रेणी में आ गया है, यानी हम भी अब निर्यात करने लगे हैं रक्षा उपकरण। दूसरा, रक्षा के क्षेत्र में पारिस्थितिकी बनाने के लिए तंत्र बनाने के लिए केवल निजी उद्योगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, नहीं निजी और सरकारी दोनों को करता है, यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहा गया है उसको देखते हैं। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। अगर इसके हम क्रियान्वयन के बारे में बात करें तो इसके क्रियान्वयन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा किया जा रहा है, न कि इसके द्वारा DRDO के द्वारा किया जा रहा है, इसके द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये बात समझिए। DRDO यानी ऑप्शन 3 भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल कितने सही हैं, एक सही है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता संरक्षण के लिए निर्धारित व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद को उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों में कटौती का अधिकार नहीं है। इसको अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता के संरक्षण के संबंध में निर्धारित व्यवस्था का निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर यदि हैं, संसद को उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र और शक्तियों की कटौती का अधिकार नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी, इसकी अवमानना दंड देने की शक्ति है, ये भी बात बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रपति या महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही होगा। पहला और दूसरा तीसरा सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अधीनस्थ न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? राज्य द्वारा अधीनस्थ न्यायिक सेवा के संगठनात्मक संरचना एवं अधिकार क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं, बात बिल्कुल सही है। दूसरा, जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए मृत्युदंड पर अमल के लिए उच्च न्यायालय का अनुमोदन आवश्यक है, ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। यानी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। दैट इज आवर क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साधारण विधेयक को पास करने का अंतिम अधिकार विधानसभा के पास है। 2, विधानमंडल में कामकाज संपन्न करने के लिए कार्यालयीय भाषा की घोषणा करता है। 3, विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया संविधान में स्थायी है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं, तो साधारण विधेयक के पास करने का अंतिम अधिकार विधानसभा के पास है, सही है। संविधान विधानमंडल के कामकाज को संपन्न करने कार्यालयीय भाषा की घोषणा करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया का संबंध संविधान में स्थायी है, नहीं, ये जो संबंध है ये क्या है, टेम्परेरी है, अस्थायी है, यानी 2 बातें सही हैं, तीसरी बात गलत है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या है 29? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायालयों की एकीकृत व्यवस्था को भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। ओके, ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। दूसरा, संविधान में विधि द्वारा निर्धारित स्थापित प्रक्रिया के बजाय विधि की देय प्रक्रिया का प्रावधान है, ये बात ओके। दूसरा, न्यायालय की अवमानना पर दंड देने का अधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय के पास निहित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, अगर न्यायालय की अवमानना की बात आती है तो इसका निर्णय
उच्चतम न्यायालय के पास ही नहीं, सभी न्यायालयों के पास है, ये बात गलत हो जाएगी। विधि द्वारा स्थायी प्रक्रिया के बजाय विधि सम्मत देय प्रक्रिया का प्रावधान है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की जाती है, विधि देय प्रक्रिया की बात नहीं की जाती। और 1935 के द्वारा एकीकृत व्यवस्था की गई है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए है जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। सीताकली लोक कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति केरल के कोल्लम जिले के पेरिनाड में हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है, कोरल जिले के पेरिनाम में कोल्लम में हुई थी। यह सीता वन यात्रा को लेकर अंधधर्नम तक हिस्सों तक चित्रित करती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह चित्र द्रविड़ से नृत्य शैली है, ये तीनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही? ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के पास। क्या है 31? इसे देखते हैं हम लोग। संविधान संशोधन प्रावधान 35वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 97वां और 103वां। तो जरा देखते हैं 35वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ है। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला नहीं, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। 71वें संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो 71वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को स्थान दिया गया। तो 71वें संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो इसमें कोंकणी, मणिपुर, नेपाली तथा 92वें संविधान संशोधन द्वारा डोगरी, मैथिली, संथाली राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो 8वीं अनुसूची में 4, भारतीय मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में 22 हैं। 8 भाषाओं को दर्जा दिया गया था, ठीक है, 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। और 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐसी कोई बात नहीं की गई थी, ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था और सहकारी समितियों को क्या किया गया था? सहकारी समितियों को गठन का अधिकार दिया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। 103वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो 103वां संविधान संशोधन जो था वो 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से ओबीसी नहीं, जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस की बात यहाँ पर की गई थी, तो ये बात गलत हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस का था, तो कितने कथन सही हैं? केवल एक कथन सही है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या है 32? इसे देखते हैं। नागरिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर राजनीतिक और गैर सरकारी संगठन का हिस्सा, तो इसका हिस्सा होते हैं। यह सुशासन का एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता है। यह विकास प्रक्रिया के लिए प्रतिगामी भूमिका निभाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से यह गैर राजनीतिक और गैर सरकारी संगठन का हिस्सा होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यह सुशासन के एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता के रूप में हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। विकास प्रक्रिया में प्रतिगामी भूमिका निभाते हैं, ये बात कतई सही नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? राजनीतिक दलों को किसी भी स्रोत से प्राप्त आय पर 100% कर छूट है। ओके। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम भारत के गैर सरकारी संगठनों का विनियमन करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें राजनीतिक दलों किसी भी स्रोत से 100% कर की छूट है, ये बात बिल्कुल सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? विदेशी अंशदान द्वारा गैर सरकारी, ये कथन बिल्कुल गलत है। कौन सा सही नहीं है? 2 सही नहीं है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है 34? ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र को सुगम बनाना, प्रशासनिक का अधिनिर्णयन, मानव अधिकारों का संरक्षण, नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार, उपरोक्त में से कितने लोक सेवक के कार्य हैं? तो लोक सेवकों के ये सभी कार्य हैं, इसमें कोई शक नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
निम्नलिखित कथनों पर देशों पर विचार कीजिए। यूक्रेन, इराक, बेलारूस, बुल्गारिया, भारत। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में कौन कौन शामिल है? तो उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की अगर हम बात करें तो कौन कौन शामिल है, इसके बारे में बात की गई है। तो मित्रों, उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा 7200 किलोमीटर लंबा है और इसमें समुद्र, सड़क और मार्ग शामिल है और इसकी नींव 2000 में रूस, ईरान और भारत के बीच हस्ताक्षरित की गई थी और इसमें 13 देश शामिल हैं, जिसमें भारत शामिल है, रूस शामिल है, ईरान शामिल है, ठीक है, अजरबैजान शामिल है, बेलारूस शामिल है, बुल्गारिया शामिल है, ठीक है। इसके अलावा तुर्की, यूक्रेन, आर्मेनिया ये शामिल हैं। इराक इनमें शामिल नहीं है। तो कितने हैं शामिल? 4 शामिल हैं। ऑप्शन कौन सा होगा? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या है 36? संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। इसके सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। प्रकलन समिति लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। भारत का महान्यायवादी इस बैठक में भाग ले सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें सही होंगी, तो मित्रों भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान में इनका उल्लेख किया गया है, अलग अलग स्थानों पर उल्लेख है। हालांकि इन समितियों के गठन और कार्यकाल के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। इसका सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं, सही है। प्रकलन समिति में केवल लोकसभा के होते हैं, ये भी सही है। महान्यायवादी बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन इस पर वोट नहीं कर सकता है, वोट का अधिकार नहीं है। ये तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या है 37? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूचनाओं तक आसान पहुंच, विजुअल ब्लेयर का संरक्षण, जन शिकायत निवारण तंत्र, उपरोक्त में से कितने पारदर्शी शासन के आवश्यक तत्व हैं? तो पारदर्शी शासन के आवश्यक तत्व की अगर हम बात करें तो ये तीनों पारदर्शी शासन के आवश्यक तत्व हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या है? यह सदन संबंधित है जो का विभिन्न कार्यों में के समय निर्धारित करने में सहायता करती है। यह समिति सिफारिश करती है कि लोकसभा में सरकार द्वारा लाए जाने वाले विधायी कार्यों को निपटाने के लिए राज्यसभा में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा के लिए जितना समय निर्धारित किया जाए, प्रत्येक सदन में यह पृथक रूप से संगठित होने की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नियम समिति, याचिका समिति, कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये समिति जो है जिसकी चर्चा की गई है वो है कार्य मंत्रणा समिति है। क्या है? कार्य मंत्रणा समिति है, ठीक है। जो इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसमें सदस्य 15 होते हैं, जिसमें से राज्यसभा के 11 सदस्य होते हैं, ठीक है। 15 सदस्य मंत्रणा समिति में 15 तथा राज्यसभा के 11 सदस्य होते हैं, ठीक है, और लोकसभा के 15, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है 39? इसे देखते हैं। राज्य महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। ओके, किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा बता रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य द्वारा, राज्यपाल द्वारा की जा रही है। तो यदि हम बात करें, यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ओके, यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर राज्यपाल करता है, राज्यपाल तो करता है लेकिन राष्ट्रपति की सलाह पर नहीं करता, और आर्टिकल 165 में इसका उल्लेख है। पहली बात तो ये समझ जाओ। दूसरा, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ये बात बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। ये 2 बातें तो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही हैं, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या है? शेर की पूंछ
वाले मकाक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और हमारा भी विचार कराइए। क्या है इसमें? वर्षा वन आवास का विनाश इस प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ओके, इस प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में शामिल है। ये भारत के मूल निवासी हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, अगस्त 2023 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी और ये आपके पश्चिमी घाट में होता है। ठीक है, तो उस वर्षा वन के विनाश से प्रजाति के पास सबसे बड़ा खतरा, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 2 में शामिल है। तो 1972 की अनुसूची 2 में नहीं बल्कि अनुसूची 1 में इसे शामिल किया गया है, यानी ये बात बिल्कुल गलत है। भारत के मूल निवासी हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या है 41, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों की विधायी शक्तियों का क्षेत्रक एवं विषयक दोनों आधारों पर विभाजन किया गया है। राज्यसभा संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकार के लिए अधिकृत कर सकती है। राज्यों की सहमति से राज्य सूची पर संसद द्वारा बनाई गई विधि में राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा विकास लक्ष्यों का क्रियान्वयन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संकट प्रबंधन निकाय, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद, नीति निर्माण करना। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? संयुक्त राष्ट्र महासभा विकास लक्ष्यों का क्रियान्वयन, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा पॉलिसी मेकिंग का काम करती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संकट प्रबंधन निकाय, ये बात बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक नीति सामाजिक परिषद, नीति निर्माण करना नहीं, विकास लक्ष्यों का निर्धारण करना इसका और इसका काम है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 431 यानी 43। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है 43 में? वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्र, राज्य एवं स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित करों को वस्तु एवं सेवा कर में शामिल किए जाने की सिफारिश कर सकती है। इसके सभी निर्णय 2/3 बहुमत से किए जाते हैं। इसके द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों को वस्तु एवं सेवा कर में शामिल किए जाने की सिफारिश की जा सकती है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जीएसटी के बारे में जो बात की गई है वो अनुच्छेद 279 में है और ये भारतीय संविधान के संविधान संशोधन 101 के अंतर्गत जोड़ा गया था। 279A के अंतर्गत ये है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 के अंतर्गत इसे जोड़ा गया था। केंद्र और राज्य निकायों में आरोपित कर वस्तु सेवा कर में शामिल सिफारिश कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, ये बात क्या है? सही हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए सभी निर्णय 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं, ये बात नहीं है। सभी निर्णय 2/3 बहुमत से नहीं होंगे। इसके पेट्रोलियम पदार्थों वस्तु सेवा में की जा सकती है, बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। कितने कथन सही हैं? 3 कथन सही हैं, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत शामिल हैं? केंद्र और राज्य के बीच का विवाद, केंद्र 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, वित्त आयोग के संदर्भ के मामले में केंद्र और संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। नीचे कूटे में उच्चतम न्यायालय के संबंध में कौन कौन आता है? तो उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्य के बीच का विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। केंद्र और किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा, यानी ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या है 45?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर गतिकी के अध्ययन करना, निम्न सौर चक्र परिवर्तन जानकारी प्राप्त करना, संवहनीय क्षेत्रों में डायनेमो प्रक्रिया को समझाना, दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन को समझाना। इक्वल कॉन्ट्रैस्ट तकनीक का अनुप्रयोग क्या है? इक्वल कॉन्ट्रैस्ट तकनीक 2023 अगस्त में आई थी, ठीक है, और जो उपकरण और आकाश स्थितियों की संबंधित तकनीक को सहायक किया गया है इसमें, ठीक है। तो सौर गतिकी का अध्ययन इसमें किया जाता है, सौर चक्र परिवर्तन की जानकारी भी मिलती है, सम्मानीय क्षेत्रों में डायनेमो की प्रक्रिया को समझा जाता है, दीर्घकालिक परिवर्तन को समझा जाता है। ये चारों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्या है 46? केंद्र एवं राज्यों की प्रशासनिक संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति राज्य सरकार से की सहमति के बिना उसे संघीय कृत्य कर सौंपा सकता है। संघ राज्यों को राष्ट्रीय हित के संबंधित संचार माध्यमों के निर्माण के लिए निर्देशित कर सकता है। केंद्र के निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में राज्य की राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने कथन यहाँ पर सही हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति के बिना उसे संघीय कृत्य को सौंप सकता है, बिल्कुल गलत, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं कर सकता राष्ट्रपति, संसद की सहमति चाहिए। संघ राज्य को राष्ट्रीय हित में संबंधित संचार माध्यम का निर्माण करने के निर्देश दे सकता है, सही है। केंद्र को निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में राज्य राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किन रिपोर्ट्स को उपराष्ट्रपति संसद की पटल पर रखता है? राष्ट्रीय परीक्षावर्ण आयोग, परीक्षा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को, ओके। इसके बाद राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के इस प्रतिवेदन को, सही है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को संसद की पटल पर यदि हम बात करें तो लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं रखा जाता है और बाकी इनको रखा जाता है, यानी ऑप्शन ए है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सांविधिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना है। इसके अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त में से तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्या कह रहा है 49, उसे देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से किसी उच्च न्यायालय के द्वारा संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया है? संविधान के मूल ढांचे के संबंधित ये क्वेश्चन है। तो आप देखते हैं अनुच्छेद 32 को किया गया है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 227 को मूल ढांचे के अंतर्गत इसे भी किया गया है। अनुच्छेद 226 को, ये भी फंडामेंटल है। 245 मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है, यानी आर्टिकल 1, 2, 3, 4, ये ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हाल ही में समाचारों में रहे शब्द अंदूरी, लादारचा, माइलारा, इनका संबंध किससे है? अंदूरी उत्सव जो है मित्रों उत्तराखंड में मनाया जाता है। किसके में? उत्तराखंड के मुख्यतः उत्तरकाशी के ज़िले में दायरा बुग्याल में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। प्रतिपक्ष भादों में ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक उत्सव है अंदूरी, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो यूके में मनाया जाता है और ये एक उत्सव है, यानी ये सुमेलित नहीं है। लादरचा के बारे में बात करें तो ये एक मेला है, व्यापार मेला है, जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर मित्रों? हिमाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। माइलारा के बारे में यदि हम बात करें तो माइलारा एक पंथ है मित्रों। क्या है? माइलारा पंथ एक लोक देवता जिसे भगवान शिव की अभिव्यक्ति की पहचान की जाती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में है, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये होगा, तो एक ही सुमेलित है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दैट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या है 51?
राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है। सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल समान होता है। नहीं, ये बात गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन अनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणियों में खुले मतदान द्वारा नहीं, खुले मतदान द्वारा नहीं, ये भी बात बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन कौन से सही हैं? केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5.2 पर। क्या है 5.2? उसे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्मों के बारे में बताइए। इंदिरा साहनीवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर। मेनका गांधी आर्टिकल 14, 1921 परस्पर अपवर्जी नहीं है। बेला बनर्जी विदेशी यात्रा में अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें सही होंगी, तो मित्रों यहाँ पर इंदिरा साहनी से संबंधित जो बात की गई है वो बिल्कुल सही है। दूसरी बात, मेनका गांधीवाद के बारे में बात करें तो मेनका गांधी वाला बात बिल्कुल अपवर्जी नहीं है, ये भी बात सही है। बेला बनर्जी वाद के बारे में बात करें तो 1954 में किया गया था और भूस्वामी अवंचना समतुल्य बताया गया था, विदेशी यात्रा से संबंधित नहीं है। तो कितने सुमेलित हैं? 2 हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह न्यायालयों में लंबित मामलों को निपटारा नहीं कर सकती है। इसका निर्णय बाध्यकारी होते हैं जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। गैर समाधेय मामले इसके अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम उपरोक्त में से कथन के बारे में बात करें और बताएं कौन से कथन मित्रों सही हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है न्यायालय में लंबित मामले को निपटारा नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत है। बाध्यकारी होते हैं, कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। गैर मामले के अधिकार क्षेत्र में आते शामिल नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्या है? राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के दायित्वों को निम्नलिखित कथनों के अनुसार समझाइए। क्या है? वह मंत्रिपरिषद प्रशासन विधायी संबंधी सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करता है, बात बिल्कुल सही है। किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय पर यदि मंत्रिपरिषद ने विचार कर लिया तो वह राष्ट्रपति को सूचित करने के लिए बाध्य नहीं होगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। दैट इज़ अवर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्या है 55? देखते हैं। कथन 1, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन ऐसे नेता जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्हें इस बात की कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर लगा आरोप कितना गंभीर है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि बात की गई है तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या है? संघीय कार्यपालिका की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से प्रधानमंत्री में निहित होती है। संविधान के अनुच्छेद 73 कार्यपालिका की शक्ति का स्पष्ट उल्लेख है। इसके अंतर्गत नीति निर्धारण निष्पादन दोनों शामिल हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही होगा? तो ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही होंगे। कौन कौन से 2 कथन यहाँ पर सही होंगे? तो इस पर अगर हम देखें तो मित्रों इसमें कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से प्रधानमंत्री में निहित है, नहीं। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है, प्रधानमंत्री में नहीं, पहला गलत। 73 में कार्यपालिका की शक्ति स्पष्ट उल्लेख है, सही है। इसके अंतर्गत नीति निर्धारण निष्पादन दोनों शामिल हैं, ये भी सही है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्या है? संविधान के मसौदे को निर्वाचित
प्रावधानों के मूल योजना में जोड़ दिया गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। दूसरा, राज्य पर केंद्र नियंत्रण बना रहेगा। तीसरा, निष्पक्ष और निस्वार्थ संवैधानिक प्रमुख नहीं बना पाएगा। अलगाववाद की अवधारणा को बढ़ावा मिल सकता है। ये चारों बातें मित्रों मुझे लगता है बिल्कुल सही होंगी। देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया गया है हम लोगों के में कौन कौन सी कथन सही हैं। तो ये चारों सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल रूप से राज्य तथा स्थानीय संस्थाओं की ओर से किए जाने वाले कार्य जिले से ही संचालित होते हैं। वर्तमान में भारत में प्रशासन की इकाई जिला है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, इसके बारे में बताना है, तो यहाँ पर ये दोनों कथन सही हैं और पहले की व्याख्या की जा रही है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। सिंधु जल संधि समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके हस्ताक्षरकर्ताओं में केवल भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। इसके हस्ताक्षरकर्ताओं में भारत, पाकिस्तान के अलावा वर्ल्ड बैंक ने इसमें समझौता किया था, यानी विश्व बैंक भी इसमें शामिल है। पहला कथन गलत हो जाएगा। संधि त्रिस्तरीय विवाद को निपटाने के लिए संधान मंत्र तंत्र प्रदान करती है, सही है। किसी भी एक पक्ष के द्वारा संधि को अलग होने का प्रावधान नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSE के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिक्षा शास्त्र को प्रोत्साहित करते हुए स्कूल संस्कृति एवं मूल्यों के महत्व पर बल देती है। यह छात्रों को विधान और मानविकीय मिश्रण को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसे प्रोफेसर के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में संचालक समिति द्वारा तैयार किया गया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा प्रावधान शामिल है, तो यहाँ पर मित्रों ये तीनों प्रावधान शामिल हैं जो 2020 में कमेटी बनी थी और इसकी रिकमेंडेशन 23 में लागू कर दी गई थी, यानी सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 61 पर देखते हैं 61 क्या कह रहा है। जिनेवा कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सैनिकों के साथ सामान्य नागरिकों का भी संरक्षण प्रदान करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों को अनुसमर्थन हासिल है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। जिनेवा कन्वेंशन 1864 से 1949 के बीच जिनेवा कन्वेंशन चली थी, ठीक है। 1864 टू 1949 के में संपन्न जिनेवा कन्वेंशन के द्वारा ये कन्वेंस किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या है 62। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र तथा नागालैंड पर पंचायतों से संदर्भित प्रावधान लागू नहीं होते हैं। पंचायतों में अनुसूचित जातियां संरक्षण प्रावधान कोई भी बात अरुणाचल प्रदेश के लिए लागू नहीं होती है। दूसरा, पंचायत संबंधी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों तक विस्तारित करने का अधिकार संसद को है। ये तीनों बातें जो हैं बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 263। किसमें 263 में क्या है 263। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लोक प्रयोजन के लिए ऐच्छिक भुगतान होता है। शुल्क किसी विशिष्ट सेवा के लिए भुगतान होता है। संविधान केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान किए जाने का प्रावधान करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन सही हैं मित्रों, तो यहाँ पर मित्रों क्या हैं, यह कर लोक आयोजन इच्छिक भुगतान होता है, नहीं अनैच्छिक है। शुल्क पर किसी विशिष्ट सेवा के लिए भुगतान होता है, बिल्कुल सही है। संविधान द्वारा केंद्र सरकार और राज्यों के अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, तीनों बातें दो सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। ये कुछ कमेटियां हैं और एक तरफ विषय हैं, मुदलियार आयोग, कोठारी आयोग, सरकरिया आयोग, धर आयोग। तो यहाँ पर देखना है किसके बारे में क्या है। मुदलिया आयोग जो है माध्यमिक शिक्षा के ढांचे को सुधारने के लिए किया गया था। किसको? माध्यमिक शिक्षा
के ढांचे को सुधारने के लिए, ठीक है, तो ये सम्मिलित नहीं है। कोठारी आयोग के बारे में बात करें तो दौलत सिंह कोठारी शैक्षिक सुधार के संबंधित है, ये बात बिल्कुल सही है। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, राज्यपाल के बारे में बताया था। एस के धर के बारे में यदि हम बात करें तो ये जो आयोग है ये भाषाई प्रांत से संबंधित है, भाषाई प्रांत आयोग के तौर पर इसे जाना जाता है, ये भी गलत है। कितने सही हैं? 2 सही हैं। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है यहाँ पर, कितने सही हैं? 2 सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा टैगेरी और टर्मिनानी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? टैगेरी और टर्मिनानी जो कि एक ड्रिलिंग जनजाति हैं जो इक्वाडोर वासी के अंतर्गत जानी जाती हैं, क्या हैं? जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर, क्या है 66? इसे देखते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कोरम पूरा करने के लिए की जाती है। राष्ट्रपति की क्षमादान प्रदान करने का कोई प्रश्न उठने का राज्यपाल का अंतिम निर्णय होता है, ठीक है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो अगर हम बात करते हैं उपरोक्त में से कौन कौन से तदर्थ न्यायाधीशों के संबंध में क्या बात की गई है, तदर्थ न्यायाधीशों नियुक्ति कोरम करने के लिए की जाती है, सही है। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति सैन्य द्वारा लागू गए दंड पर लागू होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। राज्यपाल विवेकाधिकार कोई प्रश्न उठाने का राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा, बिल्कुल सही है। यानी 2 बातें सही हैं, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? पंचायतों को शक्ति एवं प्राधिकार प्रदान करना राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। अपने कार्यकाल से पूर्व विघटित पंचायत के बाद पुनर्निर्वाचित पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने कथन सही हैं पंचायतों को शक्ति एवं प्राधिकार प्रदान करना, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं पहला अधिकार सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है, केवल एक ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद में निहित है। लोक सेवकों के सेवा शर्तों के विनियमित हेतु उनके मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। लोक सेवा आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो मित्रों यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लोक सेवा शर्तों के बारे में यदि हम बात करते हैं तो शर्तें विनियमित मूल अधिकारों में सीमित कर सकता है, बिल्कुल सही है। सरकार के लिए बाध्यकारी होती, ये बात गलत है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। गृह मंत्रालय संघीय क्षेत्रों में वित्त एवं बजट सेवाओं के लिए नोडल मंत्रालय है। 3 विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर ये तीनों बातें बिल्कुल क्या होंगी? सही होंगी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। केनिया, सोमालिया, एरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती। उपरोक्त में से कितने देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत जिबूती, एरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया आते हैं। जिबूती, एरिट्रिया, सोमालिया और इथोपी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या है 71? सुशासी जिले कार्यपालिका प्राधिकार के बाहर होते हैं, ओके, ठीक है। दूसरा कार्यपालिका के बाहर होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। अनुसूचित और जनजातियों प्रशासन निर्देश दोनों संघ का कार्य करता है, सही है। अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियम में राष्ट्रपति की अनुमति करना आवश्यक है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। यानी यहाँ पे 2 बातें सही हैं। देखते हैं क्या ऑप्शन है, कितनी बातें सही हैं? 2 हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? यह किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ स्वतः संज्ञान से कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल सही है। किसी भी मामले में शुरुआती 7 वर्षों में शिकायत करना अनिवार्य है, ये भी सही है। यह ईमानदार और निडर सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। इसके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो के अतिरिक्त देश की सभी जांच एजेंसियों को निर्देश देने का अधिकार है, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, यानी यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? ग्रामीण बाजार का प्रबंधन अनुसूचित जनजातियों के लिए जाने वाले ऋण को नियंत्रित करने की शक्ति है, बिल्कुल सही है। लघु जल निकायों के प्रबंधन और गौण वन उपज का स्वामित्व की शक्ति है, ये भी सही है। बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद को रोकने की शक्ति प्रदान करता है, ये भी सही है। 66 में ग्राम सभा के प्रदान किए गए हैं, ये तीनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर सीबीआई के निर्देशक की नियुक्ति की अनुशंसा की समिति के सदस्य के बारे में बताना है। पहला, राज्यसभा के विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता। तो आते हैं राज्यसभा के विपक्ष के नेता, ये नहीं आते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री नहीं होते, लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्या है? देखते हैं। हैजा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दूषित जल को फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। वर्तमान में इसके निदान एवं रोकथाम हेतु टीके की उपलब्धता नहीं है। दक्षिण एशिया में स्थानिक रोग है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, इसमें कौन से कथन सही हैं? दूषित जल से फैलता है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में इसका कोई टीका नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण एशिया का स्थानिक रोग है, ये बात सही है। 2 ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या है? सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली विशेष पुलिस संस्थान अधिनियम 1946 के तहत शक्तियां दी गई हैं। ओके। देश के किसी भी व्यक्ति और संगठन की जांच का आदेश अधिकार है, ये भी बात सही नहीं है। किसी भी व्यक्ति के बात देश के किसी भी व्यक्ति सीबीआई द्वारा केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, उद्यम कर्मचारियों भ्रष्टाचार के अनुसंधान रोकने के लिए है, गंभीर अपराधों के लिए भारतीय जांच एजेंसी इंटरपोल के समन्वय स्थापित करती है। ये दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्या है? भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक कार्रवाई विदेश अंग्रेजी भाषा के जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, राज्य के कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और भारत की राष्ट्रभाषा बनाई जा सके। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, केवल एक कथन सही है और वो है पहला, दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन 78 पर। क्या है 78? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आम चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। आम चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा ही की जाती है। चुनाव आयोग की घोषणा होने के बाद आचार संहिता लागू हो जाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। चुनाव घोषणा होने के बाद आचार संहिता लागू हो जाती है। किसी राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता, द्वारा नियुक्ति निर्वाचन आयोग, ये बात गलत है। ये दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। केंद्रीय सूचना आयोग यानी ठीक है कि कथनों के संबंध में निम्नलिखित केंद्र और शासित प्रदेशों के कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई करता है। केंद्र विधि प्रधान बने रहें। तो इसमें कौन से? इसमें मित्रों सभी तीनों कथन बिल्कुल सही होंगे। डी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है ध्वनिक साइड चैनल हमला किससे संदर्भित करता है? यह टाइप की जगी गई जानकारी की व्याख्या करने के लिए कीबोर्ड क्लिक संकेतों को प्रयोग करती हैं। यह एप्लीकेशन विधि द्वारा प्रयुक्त सहायक प्रणालियों, विश्लेषण आधार क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को हैक करने की एक विधि है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गहन शिक्षा की प्रगति से जुड़े जोखिमों को बढ़ावा दिया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही होंगे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। जनजातियों को लघु वनोपज स्वामित्व का अधिकार देने संबंधी उपाय सुझाना, विकास परियोजना द्वारा स्थापित जनजातीय समूह को वित्तीय सहायता देना, पेशा अधिनियम 1996 में व्यवस्थित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, जनजातियों द्वारा झूम खेती के प्रचलन को नियंत्रित या समाप्त करवाने के संबंधी उपाय सुझाना। उपरोक्त में से कितने कार्य अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कार्य जनजाति आयोग के संदर्भ में सही हैं, तो मित्रों यहाँ पर जनजातीय लघु वनोपज अधिकार प्रदान देने के उपाय सुझाना सही है, विकास परियोजना में विस्थापित जनजातियों को वित्तीय सहायता देना, पेशा अधिनियम 1996 कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, ये भी सही है। ये भी सही है, केवल दूसरा ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। भारत में लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इस पर विचार? यह देश की किसी भी जांच एजेंसी के अधीक्षण निर्देश का अधिकार है, सही है। सरकार द्वारा वित्त पोषित लोकपाल अधिकार क्षेत्र से बाहर रखी गई है, नहीं। प्रधानमंत्री कार्यालय अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है, ये वो भी शामिल है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? प्रधानमंत्री वित्त आयोग का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री कितने राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल हैं? कितने राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल हैं, इसके बारे में बताना है। तो ये सभी राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल हैं, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 'क्या है इसमें? निम्नलिखित राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, सही है। संघ वित्त आयोग पंचायतों में वित्तीय सहायता देना की संस्तुति नहीं कर सकता। अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, संस्तुति करता है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप संदर्भ में विचार कीजिए। इसका उद्देश्य वास्तविक समय के आधार पर जनता को 7 दिनों तक बाढ़ की स्थिति की जानकारी एवं पूर्वानुमान प्रदान करना है। इसमें उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय मूल और मॉडलिंग, वास्तविक समय की निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया है। इसमें पढ़ने योग्य और ऑडियो प्रसारण संबंधी सामग्री हिंदी, अंग्रेजी, तमिल भाषा में उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर कितने कथन शामिल हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने कथन शामिल हैं, तो मित्रों यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में चलते हैं, इसको उपग्रह डेटा विश्लेषण ये भी बिल्कुल सही है। पढ़ने योग्य ये बात बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। अनुच्छेद 350 का, 338, 302, 243 का उपरोक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? तो 350 का प्राथमिक और स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बिल्कुल सही है। 338 खा में यदि हम बात करें राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग में, राष्ट्रीय आयोग अल्पसंख्यक वर्गों के लिए नहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, ओबीसी, ठीक है, नेशनल ओबीसी, ठीक है। अनुच्छेद 243 संघ क्षेत्र में उच्च न्यायालय, ये बात बिल्कुल सही है। संघ क्षेत्र में उच्च न्यायालय के संबंध में 243 गा पंचायतों की संरचना के तौर पर इसे शामिल किया गया है, ये भी गलत है। पंचायतों की संरचना के बारे में बात है इसमें, ठीक है, ये बात गलत है। और संघ क्षेत्र में जो इसके बारे में बात की गई है तो 241 से संबंधित है। भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में यदि हम बात करें तो भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में जो बात की गई है वो 238 में नहीं की गई है, यानी एक ही सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक सभा होती है, सही है। ग्राम सभा केवल राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्तियों एवं कार्यों का निष्पादन कर सकती है, बिल्कुल सही दोनों बातें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा, भारत नियंत्रक कितने पदाधिकारी हटाने की संसद को कोई भूमिका नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम संसद की भूमिका के संबंध में बात करते हैं तो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ठीक है,
महालेखा परीक्षक को अगर हटाने की बात है 148 ए के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। 124 ए के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब संसद से प्रत्येक पारित ना हो जाए, ठीक है। ठीक, उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 124 के 4 के अंतर्गत, 317 खा के अंदर संघ लोक सेवा 145 के अंतर्गत ऐसा कोई मामला नहीं है, ठीक है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है या सदस्य होते हैं, इनको हटाया जा सकता है, बाकी की संसद की अनुमति चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में इसका अध्यक्ष कार्यकाल की समाप्ति के बाद भारत सरकार, राज्य सरकार के नियोजित पात्र नहीं होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें, इसके सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपते हैं, इसके सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, ये बात गलत है। सदस्य निर्धारित करने का अधिकार संसद को है, ये नहीं, केवल एक सही ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीट प्रौद्योगिकी वृद्धि, ठीक है, पोषण, ट्रांसजीन युक्त पौधों की प्रतिरोध, ठीक है, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कीटों की प्रतिरोधी की वृद्धि, पोषण की गुणवत्ता में वृद्धि, ट्रांजिशन से मुक्त होता है न कि युक्त होता है, फ्री होता है, पौधों के रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, ये बिल्कुल सही होंगे 3, ठीक है। कितने सही होंगे? 3 सही होंगे, ठीक है। कितने जीन संशोधन प्रतिपादित हैं? 3, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंत्योदय, समावेशी, जनसहभागिता और स्वशासन नीति आयोग द्वारा निर्देशित किए गए हैं, तो नीति आयोग द्वारा सभी 4 ही निर्देशित किए गए हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्या कह रहा है 92, उसे देखते हैं। कथन 1 है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति केंद्र सरकार संसद के कानूनों में अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु है। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों की आवश्यक निर्देश दे सकती है। उपयुक्त कथन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो केवल पहला कथन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्या है? विनियोग लेखा परीक्षक रिपोर्ट, वित्त रिपोर्ट और ये नियंत्रक लेखा परीक्षक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो राष्ट्रपति के समक्ष महालेखा परीक्षक तीनों प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्या है 94? राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संदर्भ में क्या है? राष्ट्रपति के अन्वेषण, इनको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा असंगठित घोषित किया गया है, ठीक है। ये अन्य देशों में आतंकवाद निरोध संबंधी ठीक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत अपराध ढांचा अभियोजन पर अधिकार प्राप्त है, सही है। अन्य देश आतंकवाद विरोधी अधिनियम के भारत में लागू कानून मूल्यांकन करना, ये भी सही है। प्रधानमंत्री कार्यालय प्रशासनिक कार्यकर्ता, ये बात गलत है। कितने सही हैं? 2 सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित पर विद्युत अपघट्य, गैस शुद्धिकरण, हाइड्रोजन संपीड़न, शुष्कीकरण, उचित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन मानक में शामिल किया गया है। तो इन सभी को हरित हाइड्रोजन में शामिल किया गया है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? प्रथम संशोधन पिछड़ी वर्ती आयु 5वां, 7वां और 15वां, ये संशोधन बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही है, तो प्रथम संविधान संशोधन पिछड़े वर्ग को उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, ये बिल्कुल सही है। 5वां संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो 5वां संविधान संशोधन किसी व्यापार को राष्ट्रीयकृत बनाने संबंधी राज्यों, 5वां संशोधन अनुच्छेद 3, परंतु संशोधन करके प्रावधान किया गया कि किसी राज्य की सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। 7वां संशोधन के बारे में यदि हम बात करें तो 7वां उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र का विस्तार, सही है। 15वां पुदुचेरी भारतीय संघ में शामिल किया गया, तो ये 15वां जो है 217(1) संशोधन करके न्यायालय की अवधि बढ़ाई गई, 62 से 60 वर्ष कर दी गई, 60 से 62, ये बात बिल्कुल गलत है। तो कितने सही हैं? केवल 2 सही, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्या है?
प्रत्येक राज्य मुख्यमंत्री क्रमानुसार निश्चित अवधि के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? नहीं, गलत है। प्रधानमंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषद राज्य पुनर्गठन 1956 में प्रत्येक राज्य के लिए क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये गलत है, दूसरा भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि प्रधानमंत्री होता है इसका अध्यक्ष हमेशा। ठीक है, आगे देखें क्या कहा गया है, कौन सा सही है? एक भी सही नहीं है, ऑप्शन डी हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों के समान अधिकार प्राप्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समतुल्य को अनधिकृत होता है। कितने कथन सही हैं इसमें अगर हम कथन के बारे में बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त के समान अधिकार सही है। उच्च न्यायालय के समतुल्य होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। कितने हैं? 2 सही होंगे, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। निम्नलिखित संविधान द्वारा संसद में विधायी सीटों को राजनीतिक दलों में चुनाव चिन्ह वितरण जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, ये तीनों कथन क्या हैं? गलत हैं, एक भी सही नहीं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। युद्ध अपराध, नरसंहार, मानवाधिकार कानून और अनाक्रामकता व्यक्तियों का मुकदमा चलाना अंतर्राष्ट्रीय ये चारों बातें जो हैं वो चारों की चारों आईसीसी के लिए सही हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने संस्कृति आईएएस संस्थान का एक और पेपर सॉल्व किया। अन्य पेपर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे करंट के क्लास में आप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका ज़रूर आंसर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।